ही हुआ जहाद हक का समा ला इलाहा इल्लल्लाह, शहीद की वो अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज ने उस दिन दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो कि रहती दुनिया तक उसे याद रहेगा। 65 की पाक भारत जंग में जहां पाकिस्तान की बर्री और बहरी अफवाज ने नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया, वहीं पर पाक फ़ज़ाइया का किरदार भी सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। 6 सितंबर को जंग के पहले ही दिन पाक फ़ज़ाइया ने बर्री अफवाज के दोष बदोश बड़ा अहम किरदार अदा किया और पठानकोट, आदमपुर और पुलवाड़ा के हवाई अड्डों पर हमला करके दुश्मन के 22 तैयारे और मुतादिद टैंक, भारी तोपें और दूसरा असलहा तबाह किया। लेकिन जंग का अगला दिन यानी कि 7 सितंबर पाक फ़ज़ाइया ही का दिन था। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के हवाई अड्डों पर जवाबी हमले किए। लुधियाना, जलंधर, बम्बई और कलकत्ता के हवाई अड्डों पर दुश्मन के कई तैयारे तबाह किए गए। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे उन्होंने तबाह किए। आज तक अपनी नौयत का ये एक मुनफरद रिकॉर्ड है और उस रोज़ पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को ऐसी धूल चटाई कि एक नई तारीख़ रकम कर दी। आज 7 सितंबर को हम पाक फ़ज़ाइया का दिन मनाते हैं और इसी हवाले से हमारे साथ 2 बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे तारुफ़ कराते हैं, स्क्वाड्रन लीडर मलिक असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हैं जी स्क्वाड्रन लीडर याया उबैदुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो शुक्रिया ज़ाहिर है आप लोगों का कि आज का दिन, जिसका शुक्रिया एक तो ये है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और दूसरा शुक्रिया इस बात का कि आपका जो इदारा है और जो हमारी अफवाज है उन्होंने वतन अज़ीज़ के लिए जिस तरह की कुर्बानियाँ दी और जिस तरीके से 7 सितंबर हम आज मना रहे हैं उसका भी शुक्रिया अदा करना बनता ज़रूरी है। बिल्कुल। जब मैं बोल रही थी तो मेरे जहन में तो यही था कि आज के दिन के हवाले से और दुश्मन को एक लिमिट तक रखने के हवाले से, ताकि आगे ना आना, इस चीज़ का शुक्रिया ख़ास तौर पर अदा करना बनता है। प्रोग्राम में हम जब भी आते हैं लोग तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आप लोगों के तो जज्बे का शुक्रिया अदा करेंगे आज हम। और असद साहब की तरफ आपकी आगाज़ करते हैं। सर ये बताएं कि सबसे पहले तो कि जब आप एक ऐसी फ़ोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसका काम ही वतन का दिफ़ा है और अपनी जान की परवाह ना करके वतन का दिफ़ा करना है, तो वो फीलिंग क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बात से आगाज़ करना चाहूँगा कि जो इस यूनिफॉर्म को पहनने का प्राइड है और फिर इसके साथ जो आप ज़िम्मेदारी लेकर चलते हैं कि मुल्क की हिफाजत, किसी भी किस्म के दुश्मन जो मैली आँख से हमारी तरफ देखे उससे मुल्क की हिफाजत, और फिर हिफाजत में जो कुछ बाब रकम करना, कुछ तारीख़ें करना, तो वो इन इट सेल्फ इतना बड़ा सेंस ऑफ प्राइड है कि वो आपकी एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो आपको मोटिवेट रखता है कि मुस्तकबिल में भी अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मार्का आया तो फिर भी हम हमतन इस तरह अवेलेबल रहेंगे और हिफाजत करेंगे, अपने हिफाजत करेंगे। बिल्कुल। हम आपके सामने खड़े होकर बात करें या बैठ के बात कर सकते हैं? ऐसा ये भी ज़रा एक पूछ लिया जाए ना भाई, अदब और एहतराम का तकाजा, तमीज़ का तकाजा ये है, मतलब बैठ जाए वहाँ आकर या खड़े होकर बात करना ज़्यादा बेहतर है। आप जिस तरह ये तो मतलब मेहमान है, अब वो क्या हमें कैसे बताएंगे? तो पूछ लेता है बंदा, हम कहना उन्होंने यही है कि बैठ जाओ। हाँ, हम बैठ जाते हैं। नाज़रीन, एक और सवाल भी है जो बड़ा अहम है आजकल के दौर में, और वो सवाल ये है कि हमारी अफवाज वर्दी पहनकर, मतलब वो कहते हैं ना, हमतन गोश तैयार तो रहती हैं दुश्मन से मुकाबला करने के लिए, लेकिन जाहिर है जब कोई जंगी माहौल बनता है या कोई जंग का समा आता है तो उसमें नुकसान जाहिर है मुल्कों का होता है, इंसानियत का तो नुकसान ही है अगर हम उसको देखें, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे। अब एक वर्दी वाला जो जवान है उसके अंदर एक ये जज्बा है कि मैं लड़ूं मुल्क के लिए और मैं दुश्मन को बताऊं कि भाई हम कौन हैं। एक वो जज्बा है। अच्छे नॉर्मल पीसफुल हालात में भी एक जज्बा अंदर से आता है कि भाई मैंने तो वर्दी पहन ली है और अब इसको मैं बताऊं। और एक वो जज्बा है कि वो ये सोचे कि भाई जंगें नहीं होनी चाहिए और तैयार तो हम हैं, हम लड़ेंगे ज़ाहिर है, लेकिन ये है इन दोनों फीलिंग्स का जो इम्तिजाज है वो कैसे हैंडल करती है किसी भी शख्स की एक जहनी कैफियत जिसने वर्दी पहनी हो? जाया साहब, इसमें बिल्कुल ऐसे ही है कि वर्दी पहन के, जिस तरह आपने कहा, हमेशा चाह यही होती है कि जंग में जाएँ और दुश्मन को किसी तरह मारें, लेकिन उसके साथ साथ इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि यू आर एट पीस में रहते हुए भी आपको तैयार रहना, यही हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हर वक्त तैयार रहना कि दुश्मन किसी भी टाइम आपके ऊपर वार कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रिजेस ऑल्सो क्रिएट करना एक गवर्नमेंट की सतह पे ताकि पीस रहे। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम उस प्रोसेस की बात करें कि जो प्रोसेस आप लोगों की तैयारी का होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाही दीजिए। तैयारी का प्रोसेस तो स्टार्ट से ही शुरू हो जाता है जब जब आप इंडक्ट हुए हैं। जी बिल्कुल, इवन इंडक्शन से पहले भी जो सिलेक्शन के मराहिल होते हैं
उसमें भी आपको कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग की एक फ़ील आ रही होती है। हाँ। और जिस दिन आपकी इंडक्शन होती है और आप जाते हैं पहले दिन एकेडमी में, वो एक इंटर होते हुए तो खुशी का समा होता है, लेकिन जब इंटर होते हैं तो उसके बाद खुशी का नहीं पता होता किधर गई। और फिर वो जो 2 साल ट्रेनिंग के होते हैं वो बहुत ही, तो वो खुशी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? वो खुशी जो है वो एक सिक्लूडेड इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं टू बिकम अ सोल्जर। हाँ। तो ऑफ कोर्स दे आर लिमिटेड ऑन रिसोर्सेज, दे आर लिमिटेड फॉर फैसिलिटीज दैट दे कैन गेट हैप्पी विद। सो जो आपस में एक वो कोर्समेट और कॉमरेडशिप की बॉन्डिंग है, दैट इज़ अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से, जो आपको कॉन्स्टेंटली चलाती रहती है अपने मकसद की तरफ। आप कभी डाउन फील करें, लो, कभी मोराल लो हो जाए, ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू करने के ऐसे ख्यालात हैं, तो आपके जो बडीज और कॉमरेड्स होते हैं, वो फिर आपको they keep you going. They understand, they identify that someone is not feeling fine. मतलब तंग भी करना है, टफ भी करना है, लेकिन धक्का भी देना है, यही काम होना है। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ भी होती है, जब इंडक्शन होती है, आपकी 2010 में गालिबन हुई, आपकी 2011 में हुई, तो इंडक्शन का वो लेटर जब आता है, या वो कि इंटरव्यू पास कर लिया मैंने, एग्जाम पास कर लिया, अब ये घर में बताना है अम्मी को भी। अब चाहते तो अंदर से वो भी हैं कि भाई ये जाए और ये वर्दी पहने और ये ट्रेनिंग वहाँ पर इनकी हो, लेकिन जब वो फाइनल बैग उठा के चलने का टाइम आता है वो वाला, तो वो ज़रा एक्सप्लेन करें घर वालों के साथ। और उसमें भी 2 सिचुएशंस है, खुशी भी है और ज़रा बिल्कुल ऑफ कोर्स गम भी है, माओ के लिए, बापों के लिए। एक इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल मोमेंट किसी भी वालिद के लिए या वालदा के लिए। तो जहाँ तक मेरा जिक्र है इसमें, तो जब मेरा लेटर आया था तो सारा प्रोसेस वगैरह हुआ, और जिस दिन मैं जा रहा था तो मेरे वालिद साहब भी पाक आर्मी से थे, शहीद हैं वो। तो आई मोर और लेस हैड अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो विद ऑफ कोर्स अ वेरी हैवी हार्ट, बट मेरी मदर ने शी वाज pursuant and willing enough to send me to the armed forces again. So it is a mix and match of emotion and pride, of course. बिल्कुल सही। याया साहब, आपका जो है वो ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो कि पहले से फौज से ताल्लुक रखती थी या नहीं? सर के साथ साथ मेरा ताल्लुक बिल्कुल भी इस तरह के बैकग्राउंड से नहीं। इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम माय फैमिली। अच्छा, वो फिर क्या फीलिंग होती है? वो तो फिर अलग एक्साइटमेंट है, पहला जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल एक अलग एक्साइटमेंट थी। पेरेंट्स की जो एक प्राइड आपको देख के होती है कि हमारा, क्योंकि अगर आप माशरे में देखें तो लगता है ऐसा है कि जैसे एक आम बच्चे को भी लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है फ़ौज में जाना, लेकिन एक उस मराहिल को तय करना सिलेक्शन के और फिर सेलेक्ट हो जाना, वो भी एक ऐसी फैमिली के लिए जिसमें से आज तक कोई ना गया हो एयरफोर्स में या आर्म फोर्सेस में। तो प्राइड, इट वाज अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड फॉर माय पेरेंट्स एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल। हाउएवर उसी के साथ साथ वालदा की आंखों में आपको एक इमोशनल वो दिखती है कि एक ऐसे बिज़नेस में मेरा बच्चा जा रहा है जहाँ पे एक रिस्की काम है, उसी के साथ साथ वो आपको मोराल आपका अप करते हैं और आपको बोलते हैं कि जज्बे के साथ आपने मुल्क की खिदमत करनी है। सही, बिल्कुल। और मतलब एक ऐसी फीलिंग होती है। अच्छा, आपने कहा ना कि बच्चे, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने, मतलब वो ज़रा एक डर सा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जवाब जो मिलता है बच्चे से, अगर आप पूछें कि क्या बनना है, तो कहता है पायलट। तो सबसे ज़्यादा जवाब जो है वो पायलट का होता है। फैसिनेशन सब में होती है, बिल्कुल। हाँ, तो ये है, एक ये सिलसिला है, लेकिन इस पर मज़ीद हम बात करते रहेंगे। हमें एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना है। और याया साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, और हमारी हिफाजत पर आप लोग हरदम मामूर रहते हैं, हर वक्त तैयार होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो ये लोग नहीं बनाते, इस वजह से कि शायद मुल्क में किसी किस्म की कशीदगी है या कोई ऐसे अलर्ट जारी कर दिए गए, तो हमने यहाँ पर खड़े रहना है और डटे रहना है। तो इनका शुक्रिया अदा करते रहें, इनकी एहतराम में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये हमारे लिए जान हथेली पर रख कर कौम की खिदमत करें। जाए हैं ये बेटे किस मां जाए हैं, जो अपनी जवानी वार गए, जो सुख लाए थे धरती का, जो सुख लाए थे धरती का, अपनों के दुख
मार गए ये बेटे किस मां जाए ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया पाकिस्तान, और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं एयरफोर्स के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल हसीब नुसरत साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हम अभी तजर्बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि वो क्या फीलिंग होती है, क्या तजर्बा होता है इंडक्शन का, फैमिली का। आप भी इस हवाले से अगर अपने तजर्बात से हमें आगाह करें। सर, जब हमने एयरफोर्स में जाने का इरादा किया तो फैमिली में रिसेंटली मेरे एक कज़न थे जो कि शहीद हुए। अच्छा। तो मेरे जहन में उस टाइम ये था कि शायद वालदा जो हैं वो उनके जहन में एक चीज़ होगी, लेकिन थोड़ा सा घबराएंगी, लेकिन शी वॉज द वन हु एक्चुअली मोटिवेटेड मी। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर एक बेटा चला गया तो दूसरा बेटा हाजिर है। और देन वी ज्वाइन PF अकेडमी, और इट वाज अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस टू वेयर ब्लू यूनिफॉर्म एंड चेरिश द मेमोरीज ऑफ आवर एंसेस्टर्स हु हैव एक्चुअली डन समथिंग फॉर आवर कंट्री। और वो फिर एक फीलिंग के यार अब हमने भी कुछ करना है, तो यकीनन एक बहुत बड़ी और एक मैं कह सकता हूँ कि मतलब बहुत खुशी वाली फीलिंग थी। बिल्कुल। PF अकेडमी का लेटर मेरे हाथ में आया। सही, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, एकेडमी के खाने शाने जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी बताइएगा। आपका इरादा है एकेडमी जाने का? नहीं, हमारा इरादा वैसे नाजरीन ये था कि हम एकेडमी एयरफोर्स की भी और आर्मी की भी जाकर आपको दिखाएं कि वहाँ पर कैडेट्स की लाइफ होती कैसी है। और ये भी बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं अंदर बहुत आसानियाँ हैं और कोई मुश्किल नहीं है, आराम से एक बड़ी लेविश किस्म की ज़िंदगी गुजारें। खाने का सवाल मैंने इनसे इसलिए किया कि आपको चाहे रोज़ गोश्त भी मिल रहा हो ना, लेकिन अगर वो रोज़ मिल रहा है तो आप अक जाते हैं उससे। ये ज़िंदगी भी आसान नहीं है, ये मुश्किल है। अक जाते हैं। तो ये आप कभी किसी चीज़ से अके एकेडमी में? सर ऐसे ही है, जो ट्रेनिंग टाइम है वो टफ होता है। एज फार एज ये मेस फैसिलिटीज़ और खाना इनका सवाल है, तो वो चीज़ें बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से मैनेज होती हैं। हाउएवर, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी टफ है, तो आपको उन फैसिलिटीज़ का कितना फ़ायदा हो सकता है या नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन। तो ऐसी कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपकी ट्रेनिंग का यादगार तरीन इंसिडेंट हो जो आपके जहन से महव ना होता हो? कोई पनिशमेंट भी हो सकती है। बिल्कुल सर। अभी भी हमारे पास पिछले 1 से 2 दहाइयों में जो कुछ ट्रेनिंग पे, सेटअप पे, ड्रामा और इस तरह के कुछ फिल्म वगैरह जो बनी, उसमें अभी आपने देखा होगा एक जनरल ट्रेंड, डिफरेंट किस्म के खाने, कॉकटेल्स बना के पिलाना। और इससे वो तो जब तक आप जूनियर होते हैं तो रोज़मर्रा के लिहाज से नहीं, लेकिन इस तरह के अक्सर वाक़यात हो जाते हैं। और बस उसी में से गुजर के फिर आप कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह जब मैं बनूंगा तो मैं नहीं करूंगा। तो कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ हुआ हो और कोई ऐसा वाक़या जो आपने किसी के साथ किया हो? अच्छा, इसमें मैं असद की बात को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा इस चीज़ से कि जनरली ये जो चीज़ होती है ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट होती है, ताकि आप इतने रफ एंड टफ हो जाएं कि व्हेन द सिचुएशन कम्स तो आप सिचुएशन के साथ कोप अप कर लें। तो जो मेरी लास्ट पोस्टिंग थी वो मिलिट्री ट्रेनिंग विंग की थी, जहाँ पे बेसिकली हम खुद कैडेट्स को डील करते हैं। तो डेफिनेटली एग्जैक्टली इसी तरह तो नहीं, लेकिन इससे और बेहतर जो है वो हमारे पास टूल्स मौजूद हैं जिससे हम अपने कैडेट को इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो एट द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी या एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट उसको कोई इशू ना हो। तो ऐसी क्या चीज़ आपके साथ की गई थी? कोई ऐसी चीज़ जो आप कहें कि भाई ये हुआ था, बस मतलब कोई ये तो आखिर हो गई थी जिसको कहते हैं ना? नहीं, उसके अंदर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यही है कि मुख्तलिफ जिस तरह बता रहे हैं कि कॉकटेल्स वगैरह अगर आप खाने की बात करें, उसके अलावा फिर ये कि फ़िज़िकली काफ़ी आपको रोबस्ट किया जाता है। आपकी रूटीन इस तरह से जैम पैक्ड होती है कि आपको रूटीन के अलावा सोचने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो एंड दैट इज़ द ओनली वे बाय विच वी बिल्ड द स्पेयर मेंटल कैपेसिटी ऑफ आवर इंडिविजुअल्स। अच्छा, आपका क्योंकि इंजीनियरिंग से भी ताल्लुक है उस तरह से, पाकिस्तान की एबिलिटी पे अगर हम बात करें, पाकिस्तान एयरफोर्स की जहाज़ों की एबिलिटी पे, तो वो उसमें हम दुनिया में कहाँ पर खड़े हैं और कितने अब हम ओवर द ईयर्स खुद कफील हो गए हैं? एक तो हम JF-17 अपना जो बनाते हैं वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो हमने की हैं पिछले कुछ अरसे में?
पाक फ़िज़ाइया ख़ुसूसन आई वुड से कि यूनिकली उन एयर फोर्सेस में शामिल है जो कि अपना जहाज़ ख़ुद बनाती हैं, और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और यकीनन हमारे जो बड़े हैं, हमारे आबा व अजदाद हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना तन मन और धन लगाया, तो ये कहना जो है ये वाकई बिल्कुल ठीक होगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत की और हमें इस काबिल किया कि हम अपना एक लड़ाका त्यारा बना सकें। बिल्कुल। और इसमें यह है कि करंटली पाकिस्तान एयर फोर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयर फोर्सेस इन द वर्ल्ड, मेड बी इक्विपमेंट, मेड बी आर पायलट्स, मेड बी आर इंजीनियर्स और एनी अदर टीम मेंबर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द टॉप एयर फोर्सेस दैट वी कैन से प्राउडली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक और जो आजकल के दौर के हवाले से अगर हम ये सवाल पूछें या आजकल के हालात की वजह से पूछें, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और बाकी भी हमारे जो फौज के इदारे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने जाकर कवर भी किया एयर फोर्सेस के साथ, तो बड़ा एक यूनिक तजर्बा था। हाँ, और क्योंकि हम उस इलाके तक ना पहुँच सकते, ज़मीनी रास्ते से भी ना पहुँच सकते, और ना हमारे पास इतने वसाइल थे कि हम इस्लामाबाद से राजनपुर उस तरह से पहुंचते। तो एक वो महाज है जिसके लिए तो आप लोगों की तैयार ट्रेनिंग है, आप लोगों ने ज़ाहिर वर्दी भी पहनी है, तनख्वाह भी बाकायदा तौर पे उसी के लिए आ रही है कि बॉर्डर से अंदर कोई आए ना पाकिस्तान में। लेकिन एक जो ये महाज होता है जो ऑन एंड ऑफ आता है, ज़लज़ला आया, फिर उसके बाद 2010 के फ्लड्स आए, अब आए, तो इनके लिए कितनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है और कितना आप लोग मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं? मैम इस बारे में कहना चाहूँगा कि फ़ौज पाकिस्तान में ओवरऑल जो एक कल्चर है वो एक करियर परसूट के से ज़्यादा मुल्क की हिफाजत और मुल्क के लिए काम करने का है। सो अगर हमारा जो एक रनिंग ऑल अलोंग चैलेंज है बाउंड्रीज़ को सेफ गार्ड करना, उसके लिए तो तैयारी हो ही रही है, बट साथ साथ कहीं ना कहीं जो उसकी तैयारी के लिए भी रूटीन्स फॉलो हो रही हैं, तो वो टफनेस और जिस तरह स्कॉलर रसीब ने बात की, स्पेयर मेंटल कैपेसिटी डेवलप होती है कि अगर आप किसी और भी नागहानी आफत, जिस तरह पिछले 2-3 हफ्ते से हम लोग बहुत सख्त इस सैलाब से हमारा पूरा मुल्क जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, ख़ासतौर पर हमारा जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की बाउंड्रीज़, तो इस केस में एक जो काम करने के साथ साथ खुदा की ज़ात पे यकीन है कि हम जिस रास्ते में भी कदम रखेंगे वो हमें कामयाब करेगा, हमारा साथ देगा, हमें सुरखरू करेगा। तो ये एक बहुत ड्राइविंग फोर्स है जो आपको चलाती रहती है। और हम पिछले 2-3 हफ्ते से, मैं पर्सनली भी, मैनी ऑफ माई कोलीग्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में डिफरेंट कैपेसिटी में। तो कहीं वो एक डीमोटिवेशन या डीमोरलाइजेशन इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है। पता है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, काम करना है। हाँ। और अपनी छुट्टी, अपना खाना पीना चलता रहेगा, सारा साल भी चलता है। अभी ये महीना 2 महीने थोड़े ज़्यादा टफ हैं, तो we have to do it। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर मलिक असद साहब मौजूद थे और स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल हसीब नुसरत साहब, अब दोनों ने वक्त दिया हमें। नाजरीन, पाकिस्तान एयर फोर्सेस का दिन आज मनाया जा रहा है। हमारे साथ आपने गुफ्तगू सुनी इन जवानों की, और ये मकसद ये होता है कि हम उस दिन को भी याद करें और आने वाली जो हमारी पौध है उसे भी याद दिलाएं और उसे भी तैयार करें कि ये हैं वो लोग जिनके रास्ते पर आपने चलना है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जाए हैं ये बेटे किस्म जाए हैं जो अपनी जवानी वार गए, जो सुख लाए थे धरती का, जो सुख लाए